वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, एक सवाल जो सबके जहनों में है, आपके जहनों में भी है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो इतनी क्यों सवाल क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर कि ये इससे इंसान क्या ठीक होता है या नहीं, या ये ठीक है या नहीं, इंसानी बॉडी के ऊपर कितना असरअंदाज होती है, या क्या इससे कोरोना से निकला जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके जहनों में भी हैं और हम उन्हें दूर करने के लिए हत्तल मकान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपके उन सवालों के जवाब जो है वो हम एक्सपर्ट से लेकर दे सकें। बिल्कुल ऐसी इशाल मामला ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज है, ये एहतियात ही है, ये आपको कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट ना करे इसलिए है। अगर आप कोरोना वायरस से अफेक्ट हो गए हैं तो फिर ये वैक्सीन उस पर कोई असर नहीं कर रही। जो वज़ीर आज़म इमरान खान के केस को लेकर लोग कंफ्यूज हो गए हैं या फिर कुछ और केसेस आ रहे होंगे इसी तरह से कि जिन्होंने पहले जो है वो कोरोना से अफेक्ट हो चुके थे, वायरस जो है वो उनके जिस्म में आ चुका था, उसके बाद वैक्सीन लगवाई। तो ये कन्फ्यूजन है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है और दूसरे मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है। एक मैसेज आपने करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद आपको कोड आ जाएगा, आपने जाना है जो सेंटर आपको मुख्तस कर दिया गया आपके लिए, उधर जाके आपने वैक्सीन लगवा लेनी है। बिल्कुल ऐसी है जी। और ये जो लगाई जा रही है आपको वैक्सीन, साइनोफार्म है जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है और इसका इस्तेमाल जो है वो मुल्क में इस वक्त हर जो जहाँ पर बनाए गए हैं डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर साइनोफार्म ही लगाई जा रही है, जिसको साइंटिफिकली भी आपको मेरे ख्याल में महफूज करार दे दिया गया है कि ये आप लगवा सकते हैं। बिल्कुल इस कश्मकश में ना पड़ें कि ये वैक्सीन कितनी महफूज है कितनी नहीं है। बिल्कुल महफूज है भाई। बाज़ लोग इस खौफ का शिकार हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से वो किसी और मर्ज़ का निशाना ना बन जाएँ, किसी और चीज़ में मुब्तला ना हो जाएँ। कुछ लोग तो कोरोना वैक्सीनेशन को बेकार और बेअसर भी समझते हैं, ख़ासतौर पर जब से वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना हुआ और क्योंकि उन्होंने वैक्सीन भी लगवा चुके थे वो, तो उसके बाद लोगों के और ज़्यादा वो जहनों में ये एक शक पैदा हो गया कि भाई कहीं वैक्सीन से असरअंदाज तो नहीं हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तिब्बी माहिर खुद ना बने, आप अपने सर दर्द का खुद इलाज करें, वैसे वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन वाज़ेह कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन के चंद हफ्तों बाद एंटीबॉडीज बनती हैं और दोनों डोजेस जब लग जाती हैं उसके बाद, यानी कि 2 टीके लगते हैं, एक टीका आपको लगाया जा रहा है, उसके 21 दिन बाद 22वें दिन जाकर दूसरी डोज यानी कि दूसरा टीका लगाया जा रहा है, उसके बाद जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि वैक्सीन बिल्कुल 100% महफूज है, इसे ज़रूर लगवाया जाए और माहिरीन ने महकमा सेहत से मुतालबा भी किया है कि आवाम के खदशात दूर करने के लिए आगे ही मुहिम चलाई जाए। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर भी जो मनफी प्रोपोगंडे हैं उनको रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं, ये हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है। और हम तो बैठ के आपको ये बताते ही हैं कि ये मौसर है और यकीनी तौर पर असरअंदाज होती है, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 डोजेज़ लाजमी लगवाएं। और हुकूमत ने इसके लिए भी तमाम तरह हिकमत अमली बनाई हुई है कि पहली डोज लगने के बाद उन्होंने इस बात को श्योर किया है कि दूसरी डोज भी आपको फ्राहम की जाए, अवेलेबल हो वो आपके लिए। इसी वाले से हम बात कर लेंगे जो कन्फ्यूजन है, ज़रा माहिरीन की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मारूफ डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना की तीसरी लहर के फैलने की रफ्तार पहली लहरों से ज़्यादा तेज़ क्यों है? पहले तो हमें ये बताएं, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये तेज़ आखिर क्यों है। क्या अब की बार पाकिस्तान में जो वेरिएंट आया है यूके वेरिएंट वो ज़्यादा ख़तरनाक है और ये पिछले जो हमारे पास आते रहे वेरिएंट्स कह लें या फिर वायरस आया था पिछले मार्च के अंदर आया था उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है? बिल्कुल जी। सो देखें, जो हमने जो जेनेटिक्स ट्रेनिंग ये जो टेस्ट जो किए हैं, जो हमारे पास वायरस आ रहे हैं लाहौर से, जो पंजाब से, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो उसके अंदर बेशतर वो हैं जो यूके वेरिएंट जिसको कहते हैं, जिसको B117 कहते हैं। और हमको पता है कि ये वायरस थोड़ा सा तेज़ी से फैलता है और इसमें अमात की शरह भी थोड़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल साहब, कोरोना वायरस वक्त के साथ साथ अपनी हैयत तब्दील कर रहा है। क्या हम इस वायरस को इंटेलिजेंट वायरस कह सकते हैं जो हर कुछ अरसे बाद अपने आप को तब्दील करके मजीद खतरनाक होता जा रहा है? सो देखिए, हर वायरस तब्दील होता है, हर जरासीम तब्दील होता है। और अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है वो इतना तब्दील नहीं हुआ है जितने दूसरे वायरस है, जैसे कि HIV वायरस हो गया या इन्फ्लुएंजा का वायरस, फ्लू का वायरस होता है। तब्दीलियां आती रहती हैं हर जरासीम में और वो ऑब्वियसली यही चाहता है कि वो एक से दूसरे ज़्यादा आराम से या तेज से फैले और लगता है ये और भी तब्दीलियां। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र क्या हमें कोरोना से बचने के लिए 2020 के स्मार्ट लॉकडाउन वाले फार्मूले को कुछ तब्दील करना होगा? हमारे पिछले स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी हुकूमत की जानिब से उसको बहुत पजीराई मिली थी, लेकिन तीसरी लहर आई है, हमें को खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी।
सो देखिए, जो इस वायरस से बचने का तरीका है, चाहे वो वेरिएंट वाला वायरस हो या आम वाला वायरस हो, वो दोनों एक यकजा ही हैं। इसके अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है, और इस पे अमल करना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर स्मार्ट लॉकडाउन अगर आप सिर्फ करें और साथ में अगर आप मास्क ना पहने, लोगों से दूर ना रहें, हजूम वाली जगहों पे ना पे अगर जाएं, या अगर आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होगा। ये इसमें हमको भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना की जो मौजूदा लहर है, इसके बारे में अगर बात करें तो यूके वेरिएंट का नाम दिया गया है। ये बाकी वेरिएंट से किस कदर मुख्तलिफ है और क्या इसकी वजह से बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, ये जो फैलने के जो ज़्यादा फैलने की जो एक वजह है, वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि शायद ये यूके वेरिएंट है, जिसको B117B कहा जाता है। और इस वेरिएंट का ख़ास बात ये है कि बिल्कुल ये एक से दूसरे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये सिर्फ नहीं है कि बच्चों में ज़्यादा फैलता है, मगर याद रखें कि इस दफ़ा पिछले लहरों के बनस्बत जो है बच्चों का स्कूल भी खुला हुआ है, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। अगर आपको याद पड़ता है कि पहली जो लहर थी उसके अंदर बच्चों का स्कूल बंद था, वो अंदर ही थे, तो यानी कि बच्चों को लगने के मौके कम थे। इस वेरिएंट की खास बात यह है कि ये फैलता भी ज्यादा है, इससे अमवात की शरह भी थोड़ी ज्यादा होती है। मगर एक और चीज जहन में रखने की जरूरत है कि इस B117 या यूके वेरिएंट के अलावा हो सकता है हमारे पास और भी वेरिएंट हो जिसका हमको मालूम ना हो, जिस पे अभी तहकीक चल रही है। बिल्कुल ठीक है, जिनका हमें मालूम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर फैसल, जो बात हो रही है अभी यूके वेरिएंट की हो रही है, इसको सुन के ऐसा लगता है कि ये यूके से क्योंकि इमर्ज किया था और यूके से यहाँ पर आया है, तो हमने अपने हवाई अड्डों की उस तरीके से हिफाजत नहीं की। जब हमें मालूम हो गया था कि यूके वेरिएंट आ चुका है और ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें उस वक्त जो है कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए थी। लोग ये एतराज़ कर रहे हैं, क्या ये एतराज़ दुरुस्त है गवर्नमेंट के ऊपर? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो ताफ्तान से आने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने बिल्कुल वायरस ये अंदर लेके आए थे, मगर जो ज़्यादातर लोग जो ताफ्तान से आए थे, जो वायरस लेके आए थे, उन्होंने वायरस नहीं फैलाया था, क्योंकि उनको हमने पहले ही क्वारंटीन कर दिया था, पहले बॉर्डर के ऊपर और फिर अपने अपने सूबों के अंदर। अभी भी जो वायरस जो B117 वाला आया है, ये यूके से तो आया है, और जब लोग आ रहे थे यूके से तो उनका भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, बल्कि ये सिर्फ वही मुसाफिर थे जो कि आ रहे थे जिनका हम टेस्टिंग कर रहे थे, और उनको पहले से ही अलग कर रहे थे। मगर इसमें वही बात है कि ज़्यादातर जो फैलाव है ये बाहर से आने वालों का कि नहीं है। बाहर से आने वाले लोग आते तो हैं, मगर वायरस जो है वो मुल्क के अंदर भी तब्दील होता है, और जो लोग लेके आते हैं फिर उसको फैलने के लिए ये हम ही लोग फैला रहे होते हैं, हम ही लोग एक से दूसरे फैला रहे होते हैं, ये वरना ऐसी हवा में नहीं घूम रहा होता। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऑब्वियसली बॉर्डर कंट्रोल इसका एक पार्ट है, मगर इसके फैलाने की सबसे बड़ी वजह तो हम ही लोग हैं जो एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार करें। बिल्कुल सही। आप जो मौजूदा सूरत हाल है इसको देखते हुए डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान और दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन ही आखिरी उम्मीद रह गई है? पाकिस्तान में वैक्सीन का अमल आखिर कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा पूरी तरह से? जिस तरह से मैंने बताया कि मास्क है, लोगों से दूर रहना है, हजूम वाली जगहों पे नहीं जाना और अच्छे वेंटिलेशन वाली जगहों पे रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से वैक्सीन भी सिर्फ एक ही और हमारे पास हथियार है इस वायरस से लड़ने के लिए। और जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन, सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन से चीज़ें नहीं सुधरेंगी, सिर्फ वैक्सीन से भी चीज़ें नहीं सुधरेंगी, और वैक्सीन के साथ ये हमको बाकी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है ताकि इस वायरस का हम दम तोड़ सकें। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन जो है इसका अमल इतना तेज़ नहीं होगा जितना दूसरे ममालिक के अंदर है, खासतौर पे वो ममालिक जहाँ पे वैक्सीन की फराहमी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, जैसे कि अमेरिका हो गया या यूके हो गया। अलबत्ता यहाँ पे वैक्सीन जो है बेशतर ममालिक की तरह हम लोग पहले उन लोगों को दे रहे हैं जिनके अंदर अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता के बकिया लोगों के अंदर भी मिलेगा। और मुझे लगता है इसमें कुछ साल लगेंगे अभी कि हमारी इतनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो। मगर इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये मैं ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, प्लीज़ अपने आप को जाके वैक्सीन कराएं, ताकि आप भी इस बीमारी के से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में वो कह रहे हैं कि कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन अभी 60 साल से ऊपर के जो अफराद हैं वो कम से कम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमजा, हमने कोरोना पर तो बात कर ली, मेरे ख्याल में कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सियासी सूरत हाल भी हमारे मुल्क में उतनी ही गर्म है जितनी कोरोना वायरस इस वक्त गर्म हुआ हुआ है, सरगर्म हुआ हुआ है।
सेनेट इंतखाबात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इंतखाबात में होने वाले तनाज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों जाने से दरखास्तों पर दरखास्तें दायर की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में नई दरख्वास्त भी दायर कर दी। हाँ जी, और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वीडियो में मौजूद दोनों MNAs को भी फरीक बनाया गया है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये जो नई दरख्वास्त दायर की गई है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, उस हवाले से बता दें, कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है ये? जी देखें, जो दरख्वास्त पहले दी गई थी वो आपको याद होगा, वीडियोस आए थे आपके मीडिया पे जी। जिसके अंदर ये नज़र आ रहा था कि जो हैदर साहब हैं, जो उनके फर्जंद हैं गिलानी साहब के, वो एक तरह से लोगों को कह रहे हैं कि आप वोट अपना ज़ाया करें और वोट हमें बेचें, और वो उससे नज़र आता है कि वो वोट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है। उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनको कहा गया था कि आपके पास ताकत है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये देखें कि किसने करप्शन की है और उसके खिलाफ एक्शन लें। जब ये दरख्वास्त दी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस तो दे दिया, ये तो उन्होंने वीडियो देखने के बाद ये कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जो दो शख्स हैं जो उस वीडियो में नजर आते हैं या जिनकी आवाज सुनी जाती है या जिन्होंने वीडियो बनाई, आप उनको भी पार्टी बनाएं इस एप्लीकेशन में। तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि ये हमारे गवाह हैं, ये तो एज विटनेस आएंगे, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बना देते हैं उनको बना पार्टी बना देते हैं ताकि आप उनसे डायरेक्टली भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुन ले। तो ये दरखास्त नई है, ये एक अमेंडेड दरखास्त है जिसके अंदर एक तरह से इन दो पार्टीज को ऐड किया गया है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनके पास कानून में इख्तियार है उसके मुताबिक क्या वो फर्दर एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करके क्या एक्शन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अली ज़फ़र साहब, हमें ये भी बताएं कि बात हो रही थी कि अगर वो दोनों MNAs जो हैं वो सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी शायद कोई कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ एक तो ये बताएं क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे हो सकती है, दूसरा बेटे की वजह से बाप को नाअहल किया जा सकता है? जी देखें, जहां तक तो दो जो हैं MNAs जो जिन्होंने बनाई थी वीडियो, उन्होंने एक एफिडेविट ऑलरेडी दे दिया हुआ है जी। इस कोर्ट में, और एफिडेविट में वो जो लिखा है उन्होंने, वो ये लिखा है कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमें बुलाया गया और अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया ताकि हम ये साबित कर सकें कि ये ऑफर्स हो रहे हैं, हमें रिश्वत दी जा रही है या हमें कोई इंड्यूसमेंट दी जा रही है कि हम ये वोट ज़ाया करें, और इस तरह की इंड्यूसमेंट या इस तरह की रिश्वत, इस तरह की करप्शन हर एक के साथ हो रही है, ये एक वाइड स्प्रेड है। तो उस चीज को देखते हुए अगर उस एफिडेविट को माना जाए और जो उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इन दोनों जो MNAs हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने कोई करप्शन की नहीं है, इन्होंने बल्कि करप्शन को एक्सपोज किया है, यानी उसका इंकिशाफ किया है और उसका सबूत दिया है। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि क्या एक अगर बेटे ने कुछ किया तो क्या वो वालिद साहब तक उसका असर पहुंच सकता है कि नहीं? जनरली नहीं। बेटा एक अगर बालिग है, वो अपनी अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस केस में जरा एक मुख्तलिफ चीज़ है, और मुख्तलिफ चीज़ ये है कि बेटा जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो अपने वालिद साहब की इलेक्शन कैंपेन, अपने वोट खरीदने के लिए वो काम कर रहा है। तो उससे, और ये एक तरह एक इंस्टेंस नहीं है, बहुत सारा वाइड स्प्रेड है। तो अगर ये वाइड स्प्रेड है और बहुत सारे लोगों को ऑफर किया गया है, तो इसका आप प्रिजम्पशन तो कर सकते हैं कि वो वालिद साहब की कंसेंट से, उनकी इजाजत से, उनकी अथॉरिटी से और उनके बिहाफ पे हो रहा है। सही। अली ज़फ़र साहब, इसमें ये भी कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखना। सही। इसमें ये भी कहा जाता है अली ज़फ़र साहब के देखना ये पड़ता है कि वीडियो जो है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ली गई और वो कितनी ऑथेंटिक है, इसके ऊपर फैसला किया जाता है। एक दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को बतौर सेनेटर नाअहल करार दे दिया जाता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है?
जी, जहां तक आपका पहला सवाल है वीडियोस के बारे में, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है, बड़े डिटेल दिया है कि वीडियो कब जो है उसका सबूत कब वैलिड होगा अदालत के सामने, वो कब मानी जाएगा, और काफी उसमें डिटेल जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट है, काफी डिटेल में है। लेकिन इस केस में जरा एक थोड़ा सा एक एडिशनल चीज है, मुख्तलिफ चीज है, और वो ये है कि किसी ने इस वीडियो को इसे इनकार नहीं किया, बल्कि अगर आप जो देखें प्रोग्राम, तो उन्होंने ये मान लिया है उनके बेटे ने कि ये वीडियो जेन्युइन है, इसलिए वीडियो की को अब साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जब एक बार चीज मान ली जाए कि हाँ ये जेन्युइन वीडियो है, इसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं हुई, इसमें किसी किस्म का फोटोशॉपिंग नहीं हुई, तो फिर वो वीडियो को फिर वो जो डिटेल्स हैं वो जरूरत नहीं रहती, फिर वो वीडियो एज इट इज साबित हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में ये मुख्तलिफ चीज है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने ये कहा कि अगर जी दूसरा आपका सवाल ये था कि अगर जिलानी साहब नाअहल हो जाते हैं इस केस में, तो वो जो पिटिशन है हाई कोर्ट की, उसका उस पर क्या असर होता है? वो ऑब्वियस सा असर ये होता है कि फिर वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है, यानी वो उसमें फिर कोई जान नहीं रहती, क्योंकि वो वैसे ही नाअहल हो गए, तो उनका जो ये कहना कि ये मेरे वोट गलत जाया हुए थे या मुझे देना चाहिए चेयरमैन की सीट, वो सारा इशू ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये भी बता दें, क्या पार्लिमान की कार्रवाई को चैलेंज किया जा सकता है? ये भी एक सवाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाया जा रहा है। कानूनी नुक्ता क्या है? जो 7 वोट मुस्तरद हो गए, अब अदालत में चली गई पीपल्स पार्टी, क्या ये अदालत का इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन है कि ये वो सुन सकते हैं और इस पर फैसला अदालत दे सकती है? इस पे तो मैं बहुत क्लियर हूँ, और मुझे मेरा जो रीजन जो मैं बताऊंगा आपको, वो सारा का सारा आइन से वाज़ेह तौर पे नजर आता है, और वो ये है कि आइन और पाकिस्तान कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की, चाहे वो सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली क्यों ना हो, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं जिसमें इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का शामिल है, उन प्रोसीडिंग्स में वो किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यानी कि अदालत को ये इख्तियार नहीं है आइन के तहत, किसी भी अदालत को, कि वो उसके जो जजमेंट है, जहाँ फैसला है एक प्रिजाइडिंग अफसर का इलेक्शन चेयरमैन सेनेट के मामले में, उसके ऊपर नजरसानी करे। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह सेनेट या पार्लियामेंट अदालती मामलात पे नजरसानी नहीं कर सकता, इसी तरह हमारे आइन में अदालतें जो हैं वो जो पार्लियामेंट है उसके प्रोसीडिंग्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये आईनी तौर पे आप ये कह रहे हैं, लेकिन उस दिन जब एतराज़ किया गया था ऑपोजिशन की जानिब से, तो उस दिन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे सैयद मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने ये कह दिया था कि आप इसको इसके खिलाफ अपील कर दें, इसके खिलाफ आप अदालत में चले जाएं, मैं आपकी बात इस पर नहीं सुन रहा हूँ, मेरा यही फैसला है। क्या उसका कोई असर पड़ेगा कि शायद कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद रास्ता दिखाया था और कहा था कि आप उधर चले जाएं? वो तो प्रिजाइडिंग अफसर साहब का अपना व्यू था या उन्होंने कमेंट किया, लेकिन उससे कानूनी और आईनी पोजीशन तब्दील नहीं होती। अगर एक अदालत के पास इख्तियार नहीं है आइन के तहत, तो अगर मैं कह भी दूं कि इख्तियार है, तो उससे ये नहीं होता कि वो कानून बन जाता है या इख्तियार हो जाता है। तो प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने जरूर ये कहा था, मुझे याद है कहा था उन्होंने, लेकिन और मैं प्रेजेंट था उस वक्त सेनेट में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट के पास आईनी इख्तियार आ जाता है। आइन तो एक ऐसा कानून है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कानूनी नुक्ता ये है कि इस मामले को, पार्लियामान के मामले को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये हमदा जो आपने एक सवाल उठाया था ना कि जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी कहा कि जाएं कोर्ट चले जाएं, अदालत चले जाएं, तो ये एक वो जैसे हम एक दूसरे को भी कह देते हैं कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, जाओ अदालत चले जाओ, तो ये वो वाला पहलू भी हो सकता है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं।